नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण भारत के भूगोल का 270 सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो भारत के भूगोल के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे टॉपिक को कवर किया गया है इस वीडियो में। जो आपके आगे आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं बीपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला पॉइंट, भारत विस्तृत है तो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में कोई नहीं है। एक बात समझिए आप लोग, ये आपके जो मुख्य भूमि है ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन जो सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, ये आपके है इंदिरा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से। और कहाँ तक? तो उत्तर में इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद देशांतरीय विस्तार भारत के कहाँ से कहाँ तक है? तो आपके हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, है ना। ये आपके गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी आबादी कितनी है? तो इसकी आबादी संपूर्ण भारत जाति का 17% है। तो इसे आप लोग बी कर लीजिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार आपके 17.5 है। ये सवाल पूछा गया था 1994 में। नेक्स्ट है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो कितना घंटा जो भारत का समय है आगे है? अगर आगे है तो क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। तो प्लस में 5.5 घंटा भारत का समय जो है ग्रीनविच से आगे है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है उसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो किसकी है? बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की कितनी है? तो 4096 किलोमीटर है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश से भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? जो अपना कर्क रेखा भारत से गुजरती है उसके उत्तर में कौन सी आपके शहर स्थित हो, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा आइजोल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आइजोल। आइजोल जो है मिजोरम नगर की राजधानी है, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा। जबकि भोपाल, रांची ये आपके दक्षिण में है, ये आपकी कर्क रेखा के दक्षिण में है ना। यहाँ पर हो जाएगा भोपाल, इधर हो जाएगा रांची, और ऊपर में हो जाएगा आपके मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? ये सवाल दोबारा आ चुका है। अगला है कि भारत के कितने राज्यों की समान सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगता है? दोनों के साथ लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा है राज्य के बारे में। किसके बारे में पूछा है? राज्य के बारे में। तो जो बांग्लादेश है उसके साथ लगता है आपके बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 हो गया आपके बांग्लादेश से। उसके बाद पाकिस्तान से आएगा तो पहला हो जाएगा आपका गुजरात, उसके बाद गुजरात के बाद राजस्थान के बाद आपके हो जाएगा पंजाब। तो कुल 9 राज्य होना चाहिए, कुल आपके 9 राज्य होना चाहिए। तो ऑप्शन में 9 राज्य नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं कर लीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और भारत की सर्वोच्च चोटी है तो कौन है? गॉडविन अस्टीन है। जो गॉडविन अस्टीन है इसे K2 भी बोला जाता है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 8 नंबर सवाल छूट गया है।
तो इसे आप लोग समझ लीजिएगा। बोलेगा कि हुंड्रू जलप्रपात, क्या बोलेगा? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो नोट कर लीजिएगा, स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। किस राज्य में है? तो झारखंड में है और रांची के पास में है। रांची के पास में है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। जो हिम रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक आपकी होती है? तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। पर्वत पदीय मतलब कि हिमालय के पैर वाला आपके प्रदेश कौन कौन है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो इसमें हो जाएगा आपके शिवालिक। तो सबसे नीचे हिमालय का कौन हो जाएगा? तो शिवालिक हो जाएगा। सबसे ऊपर में आपके ट्रांस हिमालय हो जाता है, उसके बाद बृहद हिमालय होता है, उसके बाद 3 में होता है लघु हिमालय और चौथा में आपके शिवालिक होता है। चौथा में शिवालिक होता है। इसे बढ़िया से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। जो शिवालिक श्रेणी है ये कब बनता है? तो सेनोजोइक युग में बनता है। सेनोजोइक युग में शिवालिक का निर्माण होता है। सबसे लास्ट में इसी का निर्माण होता है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है तो सेनोजोइक महाकल्प में। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक जियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो इसमें देखिएगा, तटीय मैदान पहला हो जाएगा। तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी पर्वत हो जाएगा। उत्तरी पर्वत हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कर लीजिएगा। यहाँ पर आप समझिएगा, तो सबसे ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पर आपको याद होगा काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, उसके नीचे आपके पीर पंजाल, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। क्या है? एक अग्र गंभीर है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको मनन करना है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कर लीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ठीक बात है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम विनति में हुई है, ये भी ठीक है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ, ये भी ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है, तो ये आपकी गलत है। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के दोनों एक दूसरे के नीचे घुसने के कारण हुआ है, ना कि 3 प्लेट यहाँ पर आके अभिसरण हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत। इसका आंसर 1, 2, 3 आपके सही हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों है, जबकि भूबन पहाड़ी नहीं है। भूबन पहाड़ी कहाँ पर है? तो असम के बराक घाटी में है। असम के बराक घाटी में है। इल्मेनाइट, जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? यह किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है। टाइटेनियम का खनिज है। ठीक है। जो गुजरात का तट है वहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल के तट तक मिलता है। भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो यहाँ पर देखिएगा भारत की तटरेखा, तो जो मुख्य भूमि है इसका लंबाई कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 5422 किलोमीटर। 5422 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि जो द्वीप है उस सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपके 2094 किलोमीटर। तो सारे के जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 7516 आ जाएगा। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं कर लीजिएगा, एगो बना लीजिएगा, ऑप्शन ई कर लीजिएगा ना। ठीक है। चलिए आगे है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो सर्वाधिक जो ऊंचाई में स्थित है इसमें कोई भी नहीं है, तो उसका नाम है, जो भारत में स्थित है उसका नाम है यांगजी दीवान। क्या नाम है? यांगजी दीवान दर्रा है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 5890 मीटर है। 5890 मीटर है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं कर लीजिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया है बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रे के अंतर्गत
जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो बनिहाल दर्रा, ये पूछा 2018 में और ये पूछा 2020 में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो जो लक्षद्वीप टापू है ये कहाँ अवस्थित है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है और अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल जो अरब सागर का जो लक्षद्वीप द्वीप है, देखिए यहाँ पर ये भारत है, ये आपकी लक्षद्वीप है। टोटल यहाँ पर 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। 36 में से केवल 10 पर मानव का बसाव है, मानव रहते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो प्रवाल की उत्पत्ति से बना हुआ है, प्रवाल की उत्पत्ति से बना हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र का भाग है, महाराष्ट्र का भाग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र में वन जो है किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपके सर्वाधिक क्षेत्र में आपके वन है। जो आपके अरुणाचल प्रदेश है इसके 79.33 इलाके में क्या है? वन है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है, तो बोलिएगा मध्य प्रदेश। क्या बोलिएगा? मध्य प्रदेश। लेकिन बोलेगा किस राज्य के क्षेत्रफल पर सर्वाधिक आपके वन है, तो बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश है। न कहने का मतलब है क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन कहाँ हो जाएगा? आपके मध्य प्रदेश में। लेकिन मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की जो आपके क्षेत्रफल है 100 है। कितना है? 100 है। लेकिन आपके यहाँ पर वन कितने हिस्से में है? तो 79.33 है। जबकि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर आपके 25.14% हिस्से में क्या है? वन है। फिर भी आपकी ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नहीं, जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को कौन विभाजित करता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विंध्यन श्रेणी। क्या नाम है? विंध्यन श्रेणी उसका नाम है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग का ज्योग्राफी पर ठीक ठाक कमांड होगा या नॉर्मल भी आप हल्का वाकिफ भी होंगे तो सारे कुछ को आसानी से समझ जाएगा। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी पूरा का पूरा समझने का ही चीज़ है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो ये नहीं लगता है अल्मोड़ा। कौन नहीं लगता है? अल्मोड़ा नहीं लगता है। जबकि उत्तरकाशी और चमोली आपके लगता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसमें से कौन सी जो नदी है पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें ध्यान रखना है गोदावरी, कृष्णा। ये गोदावरी हो गया, उसके नीचे आपके कृष्णा हो गया। तो ये पूरब की ओर प्रवाहित हो रहा है। जबकि नर्मदा और आपके गंगावली ये दोनों आपके पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो कृष्णा की उपनदी है। कृष्णा नदी की उपनदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो देख लीजिए, प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई बर्फबारी नहीं है। ये नदियाँ युवा वलित पर्वत से बहती हैं। ये आपकी गलत है, युवा नहीं है, ये आपके वृद्ध की ओर जा रही हैं। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है। तो ये ठीक है। तो 1 और 3 ठीक है, जबकि 2 वाला आपके गलत है। याद रखिएगा 2 वाला क्या है? गलत है। ठीक है। चलिए, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो काली मिट्टी के लिए देखिए 2 शब्द का यहाँ पर दिया गया है। एक है रेगुर का इस्तेमाल होता है, दूसरा है कि काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है काली मिट्टी को। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक, गुजरात में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर डी कर लीजिएगा। लेकिन पूछेगा कि सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में कर लीजिएगा। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक जो रकबा था आपके चावल का था, धान का था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये पूछा है 2022 में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग
निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो किसमें आता है? ये आपके मध्य गंगा का मैदान में आता है, मध्य गंगा के मैदान में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? इसमें से कौन जो है उद्योग का केंद्र है? तो भीलवाड़ा जो है ये आपके वस्त्र उद्योग का केंद्र है, वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और भीलवाड़ा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। निम्नलिखित संघ राज क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? इसमें से किसमें सबसे कम आपके वन है? तो चंडीगढ़ में सबसे कम वन है। कितना वन है? तो 22.88 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में आपके वन का विस्तार है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जबकि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सर्वाधिक आपके वन कहाँ पर है? सर्वाधिक तो यहाँ पर दमन और दीप और दादरा और नागर हवेली, इस सारे को जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर जो वन आपका है ये हो जाएगा 227.75 किलोमीटर स्क्वायर आपके वन है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे कम कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी किसका भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी आपके शिवालिक का भाग है। शिवालिक का आपके भाग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, उसका नाम क्या है? तो कार्डेम पहाड़ी उसका नाम है, कार्डेम पहाड़ी उसका नाम है। ये जो आपकी कन्याकुमारी और जस्ट कन्याकुमारी के ऊपर में है, कार्डेम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य को बताना है। तो सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो ये बिहार का बात किया जा रहा है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि अब जो है बिहार 13वां हो गया है, क्षेत्रफल में बिहार आपके 13वां हो गया है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुक्ता कहाँ संकेंद्रित है? तो ये आपके कहाँ पर संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में। कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो किस राज्य में आपके जनजाति नहीं है? तो हरियाणा में जनजाति नहीं है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर समझिएगा, जो ऑप्शन दिया गया है, ऐसे जो आपके भील जाति है ये भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान में पाए जाते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जनजाति और राज्य की जोड़ी आपके सही नहीं है। तो देख लीजिए, भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, टोडा केरल में। तो ये आपके गलत है। जो टोडा है ये भी आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु और आपके कर्नाटक में। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वर्षा खाली स्थान से कम होती है। तो वर्षा 75 सेंटीमीटर से आपकी कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो उद्गम स्थल क्या है? तो हरिके बैराज है, हरिके बैराज है जो पंजाब में स्थित है। और जो इंदिरा गांधी नहर है इससे जो सिंचाई होती है ज़्यादातर आपके पंजाब और राजस्थान को आपके पानी मिलता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो कहाँ नहीं उगते हैं? तो देखिए, पश्चिमी घाट में उगते हैं, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जबकि पूर्वी घाट में नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो इसमें उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITCZ, तिब्बती उच्च, लालिना, ये सभी है। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? तो मैतेई बोला जाता है। और मैतेई लगातार आपके चर्चा में भी थे, आपको याद होगा। लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मगध एवं अंग का मैदान किसके मध्य है? तो मधगंगा के मैदान के मध्य में स्थित है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना, उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है? तो यहाँ पर समझिएगा, जो सबसे उत्तर में है उसका नाम क्या है? तो जो सबसे उत्तर में उसका नाम है आपके विशाखापट्टनम। यहाँ पर कौन है? विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम के बाद हो जाएगा आपके काकीनाडा, उसके बाद मछलीपट्टनम और उसके बाद नागपट्टनम, नागपट्टनम 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। और देखिए यहाँ पर 58 के बाद 59, यहाँ पर छूट गया है ना, 59 छूट गया है। ये सवाल क्या था 59 में? था कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ आपके सही सम्मिलित था। तो यहाँ पर जोड़ा आपको बताना था। तो ये सब जान लीजिएगा, जो जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो ये आपके हो जाएगा शरावती नदी पर, शरावती नदी पर, ठीक है। उसके बाद है कपिल धारा, कपिल धारा ये कौन सा नदी पर है? तो ये आपके है नर्मदा नदी पर। और उसके बाद है धुआंधार, धुआंधार आप सभी को पता है, तो धुआंधार भी किस पर है? नर्मदा नदी पर है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? इसमें से कौन जो है युवा बलित पर्वत नहीं है? तो युवा बलित पर्वत नहीं है। तो इसमें जो है युवा बलित पर्वत आपके ये नहीं है, उसके बाद अरावली नहीं है, एंडीज है, एंडीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से युवा बलित पर्वत नहीं है? तो एक से अधिक ऑप्शन आपका नहीं है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? किसकी आपकी न्यून हिम रेखा है? तो आल्प्स क्षेत्र का है, आल्प्स क्षेत्र का है। उसके बाद है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कौन सा क्षेत्र आपके सर्वाधिक आच्छादित है? तो मालवा का पठार, मालवा का पठार आच्छादित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलप्रपात क्षेत्र किसका है? सबसे बड़ा जलप्रपात क्षेत्र किसका है? तो आपके हैं पुनानी का। किसका है? पुनानी का। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। काली नदी, पुनानी एवं पेरियार नदियों में जो आपके तीनों नदी है, इसमें जो सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है वो आपके है पुनानी का। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो जो तेल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी सहायक नदी है महानदी की। किसकी है? महानदी की, उड़ीसा की महानदी की। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देख लीजिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी गिरती है। महानदी कृष्णा, कावेरी भी गिरती है। लूनी, नर्मदा, तापी ये आपके कहाँ गिरती है? तो आपके अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और ए और बी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी कोयल नदी है, उत्तरी कोयल नदी है। उसके बाद है बराकर नदी, बराकर नदी, ये दोनों गंगा की उपनदी है। क्योंकि जो उत्तरी नदी है वो किससे मिलती है? ये मिलती है सोन से। किससे मिलती है? सोन से। और सोन किससे मिलती है? गंगा से। जबकि जो बराकर नदी है ये मिलती है दामोदर से, और दामोदर जा किससे मिलती है? हुगली से मिलती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ई कर लीजिएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के पटना जिले में है, बिहार के पटना जिले में है। में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी किनारे कौन सा शहर आपके स्थित नहीं है?
तो फतेहपुर सिकरी स्थित है, भागलपुर स्थित है, कानपुर स्थित है, जबकि उत्तरकाशी स्थित नहीं है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी किनारे स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, तीनों है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो डी इसका आंसर है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो जो आपके अधिकांश चक्रवात है 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य होती है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये पूछा गया है टीचर में, बीपीएससी टीचर में। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रोन नहीं है? जहां पर भूस्खलन जो है कम आने की संभावना रहती है। तो पश्चिम घाट में आते रहती है, हिमालय क्षेत्र में आती रहती है, जबकि पूर्वी घाट में ये कम देखने के लिए मिलता है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो सबसे अधिक प्रभावित आपके कोरोमंडल तट जो पूर्वी तट है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो गली कटाव इसे बोला जाता है, इसे गली कटाव बोला जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर से नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? अक्टूबर से नवंबर में आपके कहाँ पर भारी वर्षा होता है? तो कोरोमंडल तट पर आपके भारी वर्षा होता है। और आपको ध्यान रखना है लौटते मानसून से। किससे वर्षा होता है? तो लौटते मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी है ना। इसे नोट कर लीजिएगा। कभी कभी आपसे डायरेक्शन में पूछ लेता है। अगर राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु लगाइएगा। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? तो बागवानी बोला जाता है, बागवानी। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप से मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है, मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान, इसमें से जो है सबसे सूखा स्थान कौन है? तो आप सभी को पता है लेह का इलाका है जो ठंडा भी है और सूखा भी है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनके जलवायु में भिन्नता के कारण क्या है? तो देखिए जो शिमला है ऊंचाई पर स्थित है, जबकि अमृतसर मैदान में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तापमान कमते जाता है। तो एक जगह जो है ज़्यादा ठंडा रहेगा और जबकि अमृतसर में मौसम नॉर्मल रहता है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों में स्थित है। तो उपरोक्त में से इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश प्रांत में स्थित है। कश्मीर में पहलगांव किस नदी किनारे बसा है? तो जो कश्मीर में आपके पहलगांव है ये लिद्दर नदी किनारे स्थित है, लिद्दर नदी किनारे स्थित है। और जो लिद्दर नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये झेलम की सहायक नदी है। किसकी? झेलम की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? इसमें से कौन सी जो आपके मवेशी नस्ल है राजस्थान की नहीं है? तो आपके हलिकर जो है ये कर्नाटक की है। कहाँ की है? कर्नाटक की है। जबकि थार, परकर, राठी, मेवाती ये तीनों आपके राजस्थान के। इसे नोट कर लीजिएगा, हलिकर। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपके मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, कोटा के पास। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JNPT।
भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक जो वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे मिलती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और जो भारत से मानसून लौटता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि कारण क्या है? तो कारण है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। देखिए, जो आपके राजस्थान है में जो अरावली इस प्रकार से है, तो जो हवा चलता है सीधे आपके पार कर जाता है ना। तो हल्का सुख आपके इस इलाके में वर्षा होता है, माउंट आबू आपको याद होगा। बाकी राजस्थान में वर्षा नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि हवा कोई रोक पाता नहीं है, कोई भी पहाड़। किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो ईंट बनाने के लिए जो अच्छा जो मिट्टी उसका नाम क्या है? लेटेराइट है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट है। लोम, लोम, दुमटी मिट्टी का कौन सा कण है? तो इसमें मिट्टी में बालू भी है, चिकना कण भी है, पासु कण भी है, सभी है। तो सभी प्रकार के, तो इसे डी कर लीजिएगा, इसे डी कर लीजिएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये आपके मिलता है चिकनी मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में मिलता है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार में सिंचाई त्रिवेणी नहर से होती है, और त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से निकलती है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनना है। तो उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसमें आपके दोनों हो जाएगा, चारों हो जाएगा। इसका आंसर सभी, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कुशल सिंचाई है, गुणवत्ता युक्त बीज है, कीटनाशकों का प्रयोग है, उर्वरकों का प्रयोग है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो ये संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कहाँ होता है? तो पंजाब होता है। लेकिन पूछा है सबसे ज़्यादा गेहूं का पैदा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो सबसे अधिक जो गन्ना आपके कहाँ पैदा होता है? तो इसमें जो दिया गया है 2011, तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है, जो गन्ना हो रहा है वो आपके सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? तो भारत के 8 राज्यों में हो रहा है। अभी वाला नोट कर लीजिएगा। तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा कर्नाटक, चौथा गुजरात, पाँचवा तमिलनाडु, छठा बिहार, सातवां हरियाणा और आठवां हो जाएगा आपके पंजाब। इसे आप नोट करके लिख सकते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन चुका है? तो महाराष्ट्र बन चुका है, महाराष्ट्र बन चुका है। ठीक है ना। और सेकेंड में उत्तर प्रदेश आ गया है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है उसका नाम क्या है? तो जम्मू कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करता है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? इसमें से नकदी फसल कौन है? तो नकदी फसल कौन है कि कौन नहीं है? अच्छा, कौन नहीं है? तो जूट, मूंगफली, गन्ना, ये तीनों क्या है? नकदी फसल है। जबकि ज्वार क्या है? नकदी फसल नहीं है। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो लौह अयस्क से संपन्न आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। लौह अयस्क में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो जो बैलाडीला है यहाँ से हेमेटाइट का खनन किया जाता है। और बैलाडीला क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है।
झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, तो कहाँ स्थित है झारखंड में कोयला की खानें? तो आप सबको पता है कि झरिया में स्थित है। कहाँ पर? झरिया में। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड में जो है भूमिगत कोयले का दहन हो रहा है। झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो मुख्यतः आपके यहाँ पर कोयला मिलता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार संचालन कीमतें, ये सारे आपके ठीक है, ये सारे के सारे आपके समस्या हैं। तो इसका आंसर आपके बी हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में जो सबसे पुराना तेल का जो भंडार है ये डिगबोई असम में है। डिगबोई असम में है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 और 1980 के दशक में, ये दौरान। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, तो कितनी थी? 243 किलोग्राम तेल के बराबर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इन राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो देखिए सवाल पूछा गया था 2020 में, तो उस समय तो इसका आंसर कर्नाटक होता, लेकिन जो अभी का जो डाटा है उसमें राजस्थान पहले पर है। नोट कर लीजिएगा, अभी के कौन है? तो राजस्थान आपके पहले पर है। तो एक करेंट का पॉइंट है, इसे आप लोग करेंट में चेक जरूर कीजिएगा, इसे ध्यान से। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये भी ठीक बात है। प्रसारण एवं संवितरण हानि काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वयन किया है, फ्री बोला। तो ये चारों के चारों कारण जो है आपके राज्य विद्युत बोर्ड की जो वित्तीय स्थिति उसे खराब किए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि सभी सही है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए। सीमेंट का कच्चा माल क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो तांबा उद्योग जो है खेतरी में स्थापित है। खेतरी राजस्थान में स्थापित है। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसके तहत 4 महानगरों को जोड़ा जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालने की पहाड़ी मिलती है, तो कहाँ मिलती है? अनाईमुडी में। कहाँ मिलती है? अनाईमुडी में। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? तो अति वर्षा उसका कारण है। अति वर्षा उसका कारण है। बृहद हिमालय अथवा हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है, तो नामचा वरवा स्थित है। नामचा वरवा, नामचा वरवा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सुंदरबन क्षेत्र है। सुंदरबन क्षेत्र में है तो सघन मैग्रोव वन है। सघन कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए कांटेदार जो जंगल है ये पाए कहाँ जाते हैं? जहाँ वर्षा कम होते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसमें कोई भी आपके गलत नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। कैगा, तो कैगा के बारे में याद रखना है कि मंगलोर के निकट यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कैगा कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो सर्वाधिक वृद्धि आपके गेहूं के उत्पादन में हुआ था। गेहूं के उत्पादन में। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोए गए भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानना है, तो पहचान लीजिए। इसमें जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत के घटते क्रम, तो सबसे अधिक आपके उत्तर प्रदेश में, उससे कम आंध्र प्रदेश में, हरियाणा और पंजाब। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा।
ये बहुत ही टफ सवाल है। किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो मेघालय में जो है सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी है। मेघालय में सर्वाधिक आपकी लेटेराइट मिट्टी है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है? तो सस्ता श्रम उपलब्ध है, सस्ता श्रम है। और कच्चा माल क्या होता है सीमेंट का? तो चूना पत्थर होता है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो यह किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से। हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को करती है, पूर्वी पीर पंजाल को। निम्नांकित राजधानी ट्रेन में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? अधिकतम दूरी तय करती है तो 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल करती है। कितना किलोमीटर? तो ये करती है 3149 किलोमीटर। लेकिन आपको ध्यान रखना ये पहले का डाटा है, ये आपके पहले का डाटा है। वर्तमान में याद रखिएगा ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। जो विवेक एक्सप्रेस है ये आपके 4189 किलोमीटर तय करती है ना। ये पहले था, लेकिन अब याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है ना। ये 2011 वाला था, लेकिन आपको लेटेस्ट हम बता दिए हैं विवेक एक्सप्रेस, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गाड़ी नंबर 15,906-905। कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो जो स्पीड पोस्ट है इसकी शुरुआत कब किया गया? तो ये किया गया 1986 में। 1986 में स्पीड पोस्ट का शुरुआत किया गया भारतीय डाक विभाग के द्वारा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो 1851 में होता है, 1851 में होता है। पाट अंचल अवस्थित है तो झारखंड में स्थित है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है झुमरी तलैया। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, न घटते क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कौन सा जिला आपके सबसे बड़ा है? तो इसमें जो सबसे बड़ा जिला है आपके कच्छ है। कौन है? कच्छ है। जो कच्छ है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 45,674 है, जबकि लेह है इसका है 45,100 है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो आपके जो असम है, असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये घिरा हुआ है। गद्दी लोग निवासी हैं, तो कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। बोडो निवासी हैं, बोडो, तो बोडो आपके गारो पहाड़ी में रहते हैं। गारो पहाड़ी में गारो जनजाति, जो गारो जनजाति है ये कहाँ रहता है? तो इसके बारे में याद रखिएगा, जो गारो जनजाति है मेघालय, असम और मिजोरम, ये तीनों राज्य में रहती है। इसे नोट कर लीजिएगा, है ना, कि गारो जनजाति असम, मेघालय, मिजोरम तीनों राज्य में रहती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है 6,000 मीटर तक होती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, भारत की सबसे बड़ी जो प्रवाहित नदी है उसका नाम क्या है? गंगा नदी है। क्या नदी है? गंगा नदी है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितना है? तो एक बार आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो गंगा नदी है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है ना, 2525। अगर बोलेगा गोदावरी, जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई 1465 है। नर्मदा का 1312 और गंगा देख चुके हैं। महानदी, जो महानदी है इसकी 851 है। इससे आप लोग नोट कर सकते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो कानपुर आपके सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी 30 लाख है,
जबकि जो पटना है इसकी 25 लाख है, वाराणसी की लगभग आपके 16 लाख है, और जो प्रयागराज है उसका आपके 14.5 लाख से ज़्यादा है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु तीनों है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदियाँ की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करना है तो कर लीजिए। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। ठीक बात है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल में अधिक खड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, ऐसा नहीं है। जो प्रायद्वीपीय नदी है वो पूरा अस्थिर हो गई है, तो इसमें जो है 1 और 2 क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा, जबकि 3 आपके गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है। कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी फॉल्ट से होकर बहती है? तो कौन सी नदी आपके फॉल्ट से होकर बहती है? तो नर्मदा और तापी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी आपके प्रवाहित होती है? तो नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी क्या है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? जो कावेरी नदी है ये आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सोन नदी तथा महानदी, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो यहाँ पर देखिएगा सोन और जो महानदी है ये निकलती है अमरकंटक से, जबकि जो महानदी है ये निकलती है छत्तीसगढ़ के। अब देखिएगा छत्तीसगढ़ के धमतरी के सिहावा पहाड़ी से, नोट कर लीजिएगा, धमतरी के सिहावा पहाड़ी से, है ना। तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, बस आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अमरकंटक कहाँ है सर? तो अमरकंटक आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। चलिए, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी भूमि बंधित नदी है, लैंड लॉक नदी है। यहाँ पर समझिएगा कि जो आपके लूनी नदी है अरावली से निकलती है और रण के कच्छ में विलीन हो जाती है। लूनी नदी ना तो किसी महासागर में गिरती है, ना तो सागर में गिरती है, ना तो नदी में गिरती है, रण के कच्छ में विलीन हो जाती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है तो किसने किया है? कोसी नदी ने किया है, जिसे बिहार का सुख बोला जाता है। दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो तीनों नदियाँ आपकी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ है? तो ये आपके हुआ है क्रीटेशियस काल में हुआ है, क्रीटेशियस काल में हुआ है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुना है। पश्चिमी घाट में, यहाँ पर समझिएगा, पश्चिमी घाट में वो वन मिले, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में मिले, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मिले, तो कौन सा वन मिलेगा? तो मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो जो मिजोरम है यहाँ पर वन कितना है? तो 84.53% क्षेत्र में है। नागालैंड में 73.90% क्षेत्र में है। मेघालय में 76% क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश में 25.14% क्षेत्र में है। तो इसमें जो है 75% से अधिक नहीं है, तो 2 राज्य में नहीं है, एक है मध्य प्रदेश और एक है नागालैंड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान करना है तो कर लीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो ठीक बात है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, ये आपके गलत है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये बात आपके ठीक है। तो इसमें सही कौन है? 1 और 3 आपके सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं, कौन कौन सी आपकी विशेषताएं हैं? इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों को प्रमुखता दी जाती है। तो किस राज्य में ये काम किया जाता है? तो ये काम जो आपके गुजरात में किया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में।
जो गुजरात है उसके उत्तरी भाग में शुष्क और अर्ध मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, आप सभी को पता भी होगा। निम्न में से कौन बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम कौन है? तो बिहार का मैदान है, बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पूर्णिया और पटना के क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्णिया और पटना के क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी हिस्ट्री का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड हो गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो में जाके चेक भी कर सकते हैं, सबके सब आपके वन शॉट में है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, जिसका कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान इसका आपके कारण है, तो ए आंसर हो जाएगा। आम्र वर्षा है, तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर समझिएगा। जो आम्र वर्षा है ये आपके कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में, किस महीने में? अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लास्म कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा बोला जाता है। मई महीना जो वर्षा होता है उसे बोलते हैं आम्र वर्षा, इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ ही इसी वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, अप्रैल मई में। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो जाड़े के मौसम में वर्षा कहाँ होगी? तो तमिलनाडु में होती है, लौटती मानसून के कारण वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। पहले दुनिया में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होता था, लेकिन वर्तमान में मानसीनराम में होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। प्राकृतिक आपदाएं और आपके प्रदेश है। बाढ़ आपके कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में। सूखा, तो सूखा मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा में। तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि करेबास मृतिका जो जाफरान केसर का एक अस्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये पाई जाती है, तो कहाँ पर पाया जाता है? तो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, कश्मीर हिमालय में। करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रेगड़ किसका नाम है? तो रेगड़ या रेगुड़ ये आपकी काली मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी का अधिकतर विस्तार आपके महाराष्ट्र में है। रेगुड़ नाम क्या है? तो काली मिट्टी का नाम है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को, मृदा के कटाव को रोक सकते हैं। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, तो गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसे हिंदी में बोलते हैं भू अभिनति गर्त, भू अभिनति गर्त बोला जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है, जबकि जो नवीन है उसे खादर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदी के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी आपकी निर्मित है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? ये सवाल 2001-2 में पूछा गया है, तो आप समझिएगा लेटेस्ट डाटा 2021 का है ना। अगर बोलेगा कि वर्तमान में बना आवरण कितना है, तो नोट कर लीजिएगा 21.71%। अगर बोला वन प्लस वृक्ष दोनों, वन प्लस वृक्ष दोनों, तो कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा 24.6.2%। अगर पूछेगा कि बिहार में कितना क्षेत्र में वनावरण है, तो 7.84% में, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो कौन घिरा है? मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में। कितना है? तो 84.53% क्षेत्र में क्या है? आपके वन है। और क्षेत्रफल में आ जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें है भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया, बिल्कुल ठीक है।
वर्ष 2002 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये ठीक है। बाघ परियोजना, बाघों को संरक्षित करने का एक क्या है, कार्यक्रम है, तो ये तीनों पॉइंट आपका ठीक है। इसमें सत्य कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है, तो देखिए पहले के सवाल है, आपको नया डाटा याद रखिएगा, आपके लगभग जो है 12,852 है, 12,852 है ना। चलिए, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको मनन करना है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 21% की दर से हुई, तो ये बात आपका ठीक है। वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया, तो यहाँ पर समझिएगा अंतर बढ़ा नहीं, जहाँ तक अंतर क्या हुआ, घटा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है, तो ये भी आपका गलत है। वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है, तो ये बात आपका ठीक है। तो इसमें सही एक और क्या है, 4 है, बाकी 2 और 3 क्या है, गलत हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना प्रतिशत आपके था, तो 31% आपके था। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो किससे निकलती है, तो गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो गंडक नहर से पानी आता है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो जो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो किस नदी पर, महानदी पर तैयार किया गया है। मैथौन, बैल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं बराकर नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील आपके बुलर झील और लोकटक झील है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, कृषि वित्त का स्रोत कौन नहीं है, तो सरकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये आपके सभी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है खाली स्थान को उगाने से, तो किसे उगाने से है, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्र में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना, तो ये आपके गलत है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, तो ये बात आपका ठीक है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, तो ये भी आपके गलत है। तो 2 और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सस्ते उत्पादन का समाकलन करना, तो आपके सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 4 आपके ठीक है और सही पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो गेहूं जो है ना नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ये खदान फसल है, जबकि कपास, गन्ना, जूट ये सारी आपके नगदी फसल हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो किसमें सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है। हरित क्रांति में गेहूं पर ही फोकस किया गया था। प्रमुख खाद्य फसल कौन है, तो चावल जो है प्रमुख खाद्य फसल है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताना है, तो भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम क्या है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है।
खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है, ये पहले भी आप देख चुके हैं। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। और सेकेंड में आपकी गुजरात है। नेक्स्ट है गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए जो सर्वाधिक उचित फसल है वो आपके मूंगफली है। मूंगफली। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, तो रबर उत्पादक राज्य आपके केरल है। भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो इसमें हो जाएगा आंसर दाल हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा आपके उत्पादक भी और आपके उपभोक्ता भी है, क्योंकि अब जो है चाय का उत्पादन भारत में आपके कम हो गया है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पर जो है चाय बागान नहीं है, जो गुजरात में स्थित है। बाकी कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग ये तीनों में है। कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदन गिरी है, जबकि पुलनेज जो आपके पुलनेज है ये नहीं है। पुलनेज आपके नहीं है। ये आपके कहाँ पर है पुलनेज? तो तमिलनाडु में। भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है, तो किसका उत्पादन करता है? तो चाय का करता है ना। चाय का अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपके पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान द्वितीय है, जबकि जूट उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। अखबारी कागज़ उद्योग में निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो जो आपके अखबारी कागज़ है कहाँ छपता है? तो नेपानगर में छपता है अखबारी कागज़। नेपानगर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में नेपानगर है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्युमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट है। कौन है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे बड़ा अयस्क है। भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो किस भारतीय राज्य में आपके लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो पंजाब में आपके उपलब्ध नहीं है, पंजाब में। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सवाल कब पूछा था? तो 1992-93 में पूछा था। उस समय झारखंड आपके बिहार में ही था। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो चांदी आपके राजस्थान और कर्नाटक में है। राजस्थान और कर्नाटक दोनों में है। तो इसमें देखिए ना तो कर्नाटक है ना तो राजस्थान है, तो इससे हटा दीजिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा आप लोग। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य आपके केरल है। केरल में सर्वाधिक होता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो किस में आपके अग्रणी है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ना तो तांबा में है, ना तो जिप्सम में है, ना तो चादरी अब्रक में है, ना तो लौह अयस्क में है, किसी में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए जो आपके चादरी अब्रक है इसमें चीन है, तांबा में आपके चिली है, जिप्सम में अमेरिका है और लौह अयस्क में आपके ऑस्ट्रेलिया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करता है? तो अब्रक सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो जो ऑप्शन में दिया गया है ये आपके हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश याद रखिएगा सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश करता है, ठीक है ना। चलिए, और सेकेंड में राजस्थान। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानना है, तो खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य आपके बिहार है। ये सवाल पूछा गया 1994 में, जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ। प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो दामोदर नदी के तट पर रानीगंज में खोदी गई। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है? तो ये आपके सवाल पूछा गया 1999 में। तो इसके अनुसार हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और आपके पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके जो डाटा है उसके अनुसार समझ लीजिएगा। पहला में कर लीजिएगा छत्तीसगढ़, दूसरा में कर लीजिएगा उड़ीसा और तीसरा में झारखंड कर लीजिएगा, है ना। चलिए,
ये आपके लेटेस्ट डाटा को नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही पुराना आपके डाटा है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? ये आपके अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया की सबसे प्रमुख विशेषता है लौह अयस्क खनन। लौह अयस्क आपके खनन है, ये 2022 में पूछा गया है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो रेडियम जो है पिंच ब्लेड से प्राप्त किया गया था, पिंच ब्लेड। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ, तो कहाँ पर आरंभ होता है? तो ये आपके कर्नाटक में शिव समुद्रम आरंभ होता है, कर्नाटक में शिव समुद्रम। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो दिया गया है, लेकिन सबसे पहले जो है ना पनबिजली कहाँ शुरू होता है? तो 1897 में, 1897 में ये आपके दार्जिलिंग में शुरू होता है। कहाँ पर? दार्जिलिंग में शुरू होता है। जबकि जो शिव समुद्रम में ये शुरू होता है 1902 में, 1902 में। तो इसका तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है सारे कथन को पढ़ लीजिएगा। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है, तो इसे आप लोग सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? ये सवाल पूछा गया 1992-93 में, 92-93 में। तो उस समय आपके 64 था और 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान के हिसाब से देखिएगा तो 31 मार्च 2019 तक जो है भारत में 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। और उसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1,44,955 किलोमीटर। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे याद मत रखिएगा, इसे याद रखना है आपको, है ना, इसे एकदम याद मत रखिएगा। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ था? 1853 में भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। और आप सभी को पता है बम्बई से थाने के बीच में चला था और इसमें टोटल आपके 14 सवारी डिब्बे थे और 400 लोग शामिल थे, 34 किलोमीटर चला था। लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी होती है, तो कितनी होती है? 5.5 फीट होती है, 5.5 फीट होती है। मार्मुगांव पत्तन स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। मार्मुगांव जो बंदरगाह है गोवा में स्थित है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? जो 13वां बंदरगाह है वो आपके किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा, महाराष्ट्र में किया जाएगा, इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके गुड़गांव में स्थित है। जो गुड़गांव है, अब इसका नाम क्या हो गया? गुरुग्राम। क्या हो गया है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। क्या नाम है? भारती। जबकि जो सबसे पहला था वो आपके था दक्षिणी गंगोत्री और दूसरा का नाम क्या था? मैत्री था। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपके भारती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति आपके कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में आपके नहीं पाया जाता है, जबकि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में आपके पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्तांतरित हुआ था? तो किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारतवर्ष और नेपाल के बीच में हुआ था। आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो बिहार जो है उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिएगा। इसमें है कि 4, ये क्या है? आपकी डेल्टा है। कंकर ये आपके बांगर है। कायल ये तटीय मैदान है। मांड आपके पंजाब का मैदान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो देखिए उत्तर दिशा से मिलती है,
ये आपके मिलती है सुबनश्री और मानस। तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, डी होना चाहिए, जबकि बीपीएससी इसे ई दिया है, तो आप लोग भी इसे एक बार देख लीजिएगा। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल इसमें हो जाएगा दलहन, और दलहन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो कौन सा दो स्थान आपके पूर्व पश्चिम से जुड़ा हुआ है? तो सिलचर आपके पूर्व से जुड़ा हुआ है, जबकि पोरबंदर आपके पश्चिम से जुड़ा हुआ है। कोई बोलेगा सिलचर कहाँ है सर? तो सिलचर आपके असम में है, जबकि पोरबंदर आपके गुजरात में है। भारत में वनस्पति एवं जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, तो कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो जीवों की 81,000 प्रजातियां, जबकि वनस्पति की 47,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है? तो 15 अक्टूबर आपकी वापसी की समान तिथि है। निम्नलिखित में से किस स्थान में नगरीकरण सर्वाधिक है? किस स्थान में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो गोवा में नगरीकरण आपके सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? किस पठार से है? तो इसका संबंध कर्नाटक के पठार से है, कर्नाटक के पठार से है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि खाली स्थान का भाग है, तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पूर्व में हो जाएगा नामरूप। ये कहाँ हो जाएगा? तो असम में। उसके बाद है ओबरा, ओबरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ओबरा सोनभद्र में है। उसके बाद है पारीछा, जो पारीछा है ये आपके उत्तर प्रदेश के झांसी में है। कोटा आप सभी को पता है राजस्थान में है, राजस्थान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसी कारण से। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपके राजस्थान है, राजस्थान। ये पूछा गया है स्कूल टीचर हेडमास्टर में। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन है? तो जैसलमेर जो है सबसे शुष्क स्थान है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और जो जैसलमेर है वो किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? जायद फसल है, तो इसमें देखिए तरबूज जो है जायद फसल है। 3 टाइप के फसल होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी, तो अगर आपको रबी पता रहेगा तो खरीफ बता सकते हैं। रबी में है गेहूँ, सरसों, ऐसे याद रखिएगा। गेहूँ, तिलहन, दलहन, गेहूँ, तिलहन और दलहन, तो सरसों, जौ, मटर, चना आदि सब याद रखिएगा। उसके बाद खरीफ में हो जाएगा चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, तूर। जायद में हो जाएगा तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। मगध एवं गंगा के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? मगध एवं गंगा के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो निम्न गंगा के मैदान के हिस्से हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसों, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है दुर्लभ प्रजाति के, ये दुर्लभ प्रजाति हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही आपका है, अबरक कोडरमा में पाया जाता है। अबरक कहाँ मिलता है? कोडरमा में। कोडरमा वर्तमान में कहाँ पर है? तो झारखंड में है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। इसमें पहला कि धारवाड़ चट्टान प्रणाली, धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, तो पहला का हो जाएगा आपके 3। देखिए बिहार स्पेशल अपने चैनल पर बिहार ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड हो गया है 1 शॉट में, उसे आप लोग जाकर देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान है। अगला है कि बिंद चट्टान प्रणाली
तो जो बिंद चट्टान प्रणाली है उसमें क्या है, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, सेल इस चट्टान प्रणाली के आपके भाग हैं, है ना। तो आपके कर लीजिएगा 2 का 4 कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली में तो इसमें हो जाएगा आपके हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है। और लास्ट में है तृतीयक चट्टानी प्रणाली। तृतीयक चट्टान प्रणाली में ये हो जाएगा आपके पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। तो इसे आप लोग ध्यान से वीडियो को रोक करके एक बार देख लीजिएगा, है ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार स्पेशल वीडियो अपलोड हो गया है, फिर से बोलते हैं, उसे जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ये सारे जो लिखा गया है, सारे के सारे पॉइंट किस बायोस्फीयर को आपके रिप्रेजेंट करता है, तो आपको याद रखना है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल जो है यूपीएससी में पूछा जाता था, लेकिन बीपीएससी भी इसे अब शुरू कर दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गाँव के पास से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी, तो ध्यान रखिएगा गांव का नाम है नगरी, और जो ये गांव है झारखंड में है। और साथ ही ये याद रखिएगा जो स्वर्ण रेखा नदी है इसी पर हुंड्रू जलप्रपात है, आपको पहले ही बता चुके हैं। ये पूछा है आपके 69 में बीपीएससी में पूछा है। देखिए 69 में बीपीएससी में सवाल ज़बरदस्त थे उसमें, नो डाउट। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? इसमें से कौन आपके बिहार में है? तो बिहार में आपका हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और दुधवा हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद है गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, ये राजस्थान में हो जाएंगे। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य आपके बिहार में हो जाएगा। तो 1 और 4 हो जाएंगे इसके आंसर, 1 और 4। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, बिल्कुल ठीक है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। तो सारे के सारे बात आपके ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और लास्ट सवाल है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नारायणी। क्या नाम है? नारायणी। तो टोटल आपके बिहार के ज्योग्राफी का 167 सवाल को एक वीडियो में डिस्कस किया गया। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो ज्योग्राफी का जितना भी सवाल पूछा जाएगा इसी वीडियो के इर्द गिर्द रहेगा, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।